वालेकुम डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी बायोलॉजिकल मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये टॉपिक बड़ा अहम है। लॉन्ग सवाल बाज़ दफ़ा इसमें से आ जाता है और MCQs बाज़ दफ़ा इसमें से पूछे जाते हैं। तो आइए जी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब बायोलॉजिकल मेथड क्या चीज़ है, इससे पहले हमने ये लिखा हुआ है कि साइंस इज़ अ सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज। हम लोग साइंस को एक मुनज़्ज़म इल्म काउंट करते हैं। हम कहते हैं कि साइंस एक मुनज़्ज़म इल्म है और ये हर साइंसेस, जितनी भी आपकी साइंस हैं, चाहे वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, चाहे वो फिज़िक्स है आपकी, चाहे वो बायो है या फिर और कोई भी साइंस आपके पास है, तो उसमें ना अपना एक सेट ऑफ मेथडोलॉजी होता है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका एक मेथड होता है, उसका एक तरीका होता है। तो सेम इसी तरह से हमारे पास जो बायोलॉजी है, इसके अंदर भी अगर कोई हमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मिल जाता है तो उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमारे पास जो साइंटिफिक मेथड है हम उसको नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। तो आइए जी चलते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि ये साइंस इज़ आ सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज। हम लोग साइंस को एक मुनज़्ज़म इल्म कहते हैं। सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज का मतलब होता है मुनज़्ज़म इल्म। हमारे पास ये मुनज़्ज़म इल्म है जी। लाइक अदर साइंसेस, दूसरी साइंसेस की तरह इट हैज़ ओन सेट ऑफ मेथडोलॉजी दैट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। दूसरी साइंसेस की तरह इस साइंस में भी इसका अपना एक मेथडोलॉजी है, अपना एक सेट, एक तरीक़ाकार है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और ये किसकी बुनियाद पे होता है? याद रखिए, मैंने आपको शुरू में जब साइंस की डिफ़ाइन बताई थी तो स्टूडेंट मैंने आपको ये बताया था कि साइंस हम ऐसे इल्म को बोलते हैं जो कि एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पे हो। तो यहाँ पे वर्ड लिखा हो एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी, कि साइंसी इल्म या साइंसी मेथड कोई भी होगा उसके पीछे तजर्बात जो हैं वो ज़रूर होंगे। तो ये हमारे पास है इसका इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं हम लोग कि व्हाट इज़ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। देखें, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम या कोई भी ऐसा मसला जो लिविंग थिंग से रिलेटेड हो, आपकी ज़िंदा जानदार चीज़ों से रिलेटेड हो, हम उसको नाम देते हैं दैट इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन लिखी हुई है, एनी प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी मसला जो ज़िंदा जानदार चीज़ों से जिसका ताल्लुक़ है उसको हम लोग नाम देते हैं दैट इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल दी हुई है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी मलेरिया की। अब मलेरिया जो है ये एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसको हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। अब जिस मेथड के ज़रिए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इस प्रॉब्लम का हम हल ढूंढते हैं, हम उस मेथड को नाम देते हैं दैट इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। तो आइए जी इसकी प्रॉपर डिफाइन की तरफ चलते हैं। द मेथड आर यूज्ड टू स्टडी द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, वो मेथड जिसके ज़रिए हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करें या किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की स्टडी करें, दैट इज़ नोन एज बायोलॉजिकल मेथड। हमारे पास ये बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। मतलब वो मेथड जिसके ज़रिए हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का हल ढूंढ रहे हैं, हम उस मेथड को, उस तरीक़ाकार को नाम देते हैं स्टूडेंट दैट इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। उसके बाद आते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड को हम किन किन वे से जो है वो करते हैं। तो इसमें सबसे जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारे पास है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है जी? द प्रोसेस ऑफ नोटिसिंग एंड जजिंग समथिंग। किसी भी चीज़ को नोटिस करना या जज करना, उसको डिस्कवर, उसको जज करना, उसकी जांच पड़ताल करना किसी भी चीज़ की, हम उसको नाम देते हैं कि हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेशन है। तो ये फर्स्ट स्टेप है जी आपके बायोलॉजिकल मेथड का, जिसको हमने नाम दिया ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या चीज़ है, मैंने यहाँ पे डिफाइन लिखी हुई है, द प्रोसेस ऑफ नोटिसिंग, कि हम किसी भी चीज़ को नोटिस करें या फिर किसी भी चीज़ को जज करें, तो ये हमारे पास कहलाता है ऑब्जर्वेशन। उसके बाद लिखा हुआ है कि जितनी भी आपकी एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरीज़ हैं, ऑलवेज बिगेन्स विद द चांस ऑब्जर्वेशन। हमेशा वो चांस ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होती हैं। जैसे आपने न्यूटन के बारे में ये सुना होगा कि वो एकदम से अचानक जो है वो किसी दरख्त के नीचे, सेब के दरख्त के नीचे से बैठे थे और एकदम से अचानक से जो है वो सेब गिरा और उसको जो है ग्रेविटेशन का या न्यूटन का जो है वो कवानीन उसने वहाँ से बनाए। तो ऑब्जर्वेशन याद रखिएगा, कोई भी एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी है उसकी जो स्टार्ट है, उसकी जो इब्तदा है वो हमेशा बाई चांस होती है, बाई चांस ऑब्जर्वेशन से होती है। तो ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, बाई चांस ऑब्जर्वेशन। उसके बाद हम आते हैं कि हम लोग जब भी ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन के अंदर हम लोग 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। वो 5 सेंसेस मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं कि हमारे पास सेंस ऑफ विजन से हम कोई भी चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम सेंस ऑफ हेयरिंग से कर सकते हैं, स्मेल से कर सकते हैं, टेस्ट से कर सकते हैं, या फिर हम लोग सेंस ऑफ टच से कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि मैंने
सेंस ऑफ विजन यूज़ करके मैं ये आपको बता सकता हूँ कि फ़लाँ चीज़ जो है वो इस तरह से है। मैं उससे जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगा, जो मैंने देख के कलेक्ट की है, वो मेरे पास विजन के ज़रिए होगी। हेयरिंग से ये है कि मैं किसी भी चीज़ को सुन के, फॉर एग्जाम्पल मुझे बाहर से ना कोई दूर से कोई आवाज़ आ रही हो, तो मैं ये जान सकता हूँ कि वो आवाज़ जो है वो किसी लड़के की है या किसी लड़की की है या फिर किसी गाड़ी की है या फिर किसी और जानवर की है, यानी किसी की भी हो सकती है। तो मैं हेयरिंग के ज़रिए ऑब्ज़र्व कर सकता हूँ। उसके बाद स्मेल है जी हमारे पास थर्ड आपका सेंस। इसमें फॉर एग्जांपल आप लोग ना एक गली के अंदर जा रहे हैं और आपको एक बड़ी बेहतरीन किस्म की खुशबू आती है, तो आप लोग स्मेल करके ये बता सकते हो कि इस घर में ना बड़ी अच्छी आज जो है वीआईपी किस्म की जो है वो बिरयानी बनी हुई है। तो ये हम लोग स्मेल से अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद है जी टेस्ट। कोई भी चीज़ अगर आपको चखने के लिए मिल जाए कि ये मीठी है, नमकीन है, कड़वी है या तुरश है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, आपके पास ऑप्शन है टेस्ट का, आप उसको चेक करके जो है वो आप बता सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है टच। टच हमारे पास वो सेंस है ऑब्जर्वेशन की जिसमें हम किसी भी चीज़ को छू के देख के उसके बारे में बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि ये जो वाइट बोर्ड लगी हुई है हमारे पास, क्या ये बिल्कुल स्मूथ है या फिर ये रफ़ है या ये किस तरह से, तो आप लोग क्या करेंगे, आप उसकी सरफेस को जो है वो टच करके ऐसे देखेंगे, तो आप मुझे डायरेक्टली बताएंगे सर ये तो बिल्कुल ना स्मूथ सी सरफेस है आपके वाइट बोर्ड की। तो ये हमारे पास है जी 5 सेंसेस जिनकी बुनियाद पे हम लोग ऑब्जर्वेशन जो है वो बना सकते हैं। वो विजन है, हेयरिंग है, स्मेल है, टेस्ट है और हमारे पास टच है। उसके बाद हम आते हैं ऑब्जर्वेशन की टाइप्स की तरफ। स्टूडेंट याद रखिएगा, देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन। नंबर 1 हमारे पास है जी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और सेकंड हमारे पास है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन याद रखिएगा, ये वो ऑब्जर्वेशंस हैं जिसमें हम लोग किसी भी चीज़ की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इट डिस्क्राइब यूजुअली अबाउट द क्वालिटी ऑफ थिंग। हम लोग किसी भी चीज़ की क्वालिटी मालूम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जी, आप किसी भी कलर के बारे में बता सकते हो, किसी भी चीज़ के टेस्ट के बारे में बता सकते हो, किसी भी चीज़ की स्मेल के बारे में बता सकते हो। ये जो हमने किसी भी चीज़ का कलर देखा या फिर टेस्ट किया या फिर हमने उसको स्मेल किया, तो ये सारा किस में आता है, कौन सी ऑब्जर्वेशन है, ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में एक पॉइंट आपको यहाँ बता चलूँ, उसको कभी भी हम लोग एक्यूरेट नहीं काउंट करते क्योंकि उसमें हमारा एक अंदाज़ा ही होता है। तो उसके बाद हम लोगों की कोई मेजरमेंट नहीं होती, वहाँ पे हम लोग कोई डिजिट्स का या फिर नंबर्स का जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। तो इस वजह से क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है हम इनको लेस एक्यूरेट बोलते हैं। अब किसके मुकाबले में लेस एक्यूरेट बोलते हैं, बामुकाबला क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट याद रखिएगा, हम लोग जब भी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे तो हम इसमें यूज़ करेंगे इट इज़ बेस्ड ऑन मेजरमेंट्स। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की जो बुनियाद है वो मेजरमेंट से, मतलब हम लोग हर चीज़ को जांच के, उसको जांच पड़ताल करके, उसको माप के उसके बारे में बता सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर मोर एक्यूरेट। ये वाला पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। बाज़ दफ़ा ये शार्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वाई द क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव। वजह क्या है कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ज़्यादा दुरुस्त हैं क्वालिटेटिव के, तो आप लोग ये बताओगे इस वजह से क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट हैं क्योंकि ये मेजरेबल हैं, हम लोग इनको मेजर कर सकते हैं, ये एक्यूरेट हो सकते हैं, प्रिसाइज हो सकते हैं। प्रिसाइज का मतलब ये होता है कि ये बिल्कुल एन दुरुस्त भी हो सकते हैं और उसके बाद रिकॉर्डेड इन द नंबर्स, कि हम इनको डिजिट्स के अंदर हम लोग लाजमी तौर पर जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी कि मेरे पास ना 2 किलोग्राम चीनी है। अब ये जो मैंने वर्ड 2 kg यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ये शो कर रहा है कि ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हुई है। या मैं ये कहता हूँ कि मैंने आज 5 मीटर सफ़र किया है, तो ये 5 मीटर या 5 किलोमीटर जो मैंने वर्ड यूज़ किया है, दरअसल ये किसको शो कर रहा है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को। या फिर मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है कि आपका पानी जो है उसका अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखें तो वो 100 डिग्री होता है, तो ये मैंने वर्ड 100 डिग्री लगाया है, इसका मतलब एक्यूरेट मैं वर्ड बोल रहा हूँ कि पानी जो है इस नुक्ता खोलाव पे आकर जो है वो पानी खोलना शुरू हो जाता है। तो ये जो मैंने वर्ड यूज़ किए हैं 100 डिग्री, या मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया 5 मीटर और किलोमीटर, या फिर मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया 2 kg का, तो ये मेरे बच्चे सारे किसको शो करें, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को। तो याद रखिएगा क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ज़्यादा बेहतर होते हैं क्योंकि हम इनको मेजर कर सकते हैं, इनमें वेरिएबल्स का इस्तेमाल होता है, इनमें डिजिट्स होते हैं, ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ये प्रिसाइज आर्डर में होते हैं। तो ये सारा कुछ हमारे पास क्या है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन के हवाले से। उसके बाद आते हैं कि जब एक साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन कर लेता है, हम एक मुशाहिदा कर लेते हैं, तो मुशाहिदा करने के बाद ऑब्जर्वर का या साइंटिस्ट का जो है वो क्या काम होता है, साइंटिस्ट का ये काम होता है कि वो सारे के सारे डाटा को ना प्रॉपर ऑर्गेनाइज करता है, और ऑर्गेनाइज करने के बाद उस सारे डाटा को तरतीब देने के बाद एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट देता है जिसके ऊपर कोई टेस्ट नहीं हुआ, जिसके ऊपर कोई तजर्बा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, उसने सिंगल लाइन स्टेटमेंट बोल देनी है। हम उस सिंगल लाइन स्टेटमेंट को फिर जाके नाम देते हैं कि ये हमने एक हाइपोथेसिस बनाया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आफ्टर ऑब्जर्वेशन हम क्या करते हैं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, आफ्टर ऑब्जर्वेशन
ऑब्जर्वर यानी वो साइंटिस्ट हो सकता है, ऑर्गेनाइज एंड गिव द सिंगल लाइन स्टेटमेंट। एक ऑब्जर्वर जो है वो अपने डाटे को ऑर्गेनाइज करेगा, डाटे को ऑर्गेनाइज करने के बाद उसने एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट देनी है। अब क्वेश्चन ये है कि वो सिंगल लाइन स्टेटमेंट किस बिहाफ पे वो साइंटिस्ट दे रहा है। मेरे बच्चे याद रखिए, गो ऑन द बेस ऑफ एक्सपीरियंस, और उसके बाद सेकंड हमारे पास है बैकग्राउंड नॉलेज, मतलब उस चीज़ से मुतल्लिक या तो उसके पास बैकग्राउंड, उसका कोई नॉलेज उसके पास पहले से होगा, या फिर उस बंदे का इतना तजर्बा हो चुका है, वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे वो एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट बोल रहा है, और उस सिंगल लाइन स्टेटमेंट को हम लोग नाम देते हैं दैट इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। अब आते हैं जी हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस की अगर मैं डिफाइन यहाँ पे लिखूँ तो मैंने लिखा हुआ है टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि किसी भी ऑब्जर्वेशन की गैर तस्दीक शुदा जो वजाहत है, जिसके ऊपर अभी एक्सपेरिमेंट नहीं हुए, जिस पर अभी कोई तजर्बा नहीं हुआ, हमारे पास कोई इसका प्रूफ सबूत नहीं है, एक गैर तस्दीक शुदा, टेंटेटिव का वर्ड लिखो, टेंटेटिव का मतलब होता है गैर तस्दीक शुदा। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन एक गैर तस्दीक शुदा वजाहत है ऑब्जर्वेशन की, इसको हम लोग नाम देते हैं दैट इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। और हाइपोथेसिस में मैं अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछे कि हाइपोथेसिस की क्या है, तो मैं एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस आप उन्हें बता सकते हैं, या फिर आप उन्हें वेंट हाइपोथेसिस की एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं कि हमारे पास हाइपोथेसिस की एक और डिफाइन यहाँ पे लिखी हुई है, द स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट विच इज़ टू बी टेस्टेड, जिसको अभी हमने टेस्ट करना हो या जिसको भी हमने तजर्बात से गुजारना हो, इस तरह की सिंगल लाइन स्टेटमेंट जो हम लोग बोल रहे हैं जो गैर तस्दीक शुदा है, हम उसको नाम देते हैं हाइपोथेसिस का। उसके बाद आते हैं कि फार्मूलेटिंग ऑफ हाइपोथेसिस, हम हाइपोथेसिस कितनी तरह से बना सकते हैं। स्टूडेंट बहुत सारे मेथड हैं, आज हम लोग जस्ट 2 वेज ऑफ फार्मूलेटिंग हाइपोथेसिस की हम बात करेंगे कि हमारे पास सिर्फ 2 तरीके हैं हाइपोथेसिस बनाने के। कल हम देखेंगे कि इन 2 तरीकों के अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनके ज़रिए हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं। तो फार्मूलेटिंग ऑफ हाइपोथेसिस में मैंने लिखा है 2 वेज ऑफ फार्मूलेटिंग द हाइपोथेसिस। जो सबसे पहला तरीका है दैट इज़ नोन एज डिडक्टिव रीजनिंग, और जो दूसरा हमारे पास मेथड है दैट इज नोन एज इंडक्टिव रीजनिंग। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिडक्टिव रीजनिंग की। स्टूडेंट याद रखिएगा, डिडक्टिव रीजनिंग हमारे पास वो रीजनिंग है हाइपोथेसिस की जिसमें हम मूव करते हैं जनरल टू स्पेसिफिक। ये वाला पॉइंट आपने याद रखना है, बाद दफ़ा एमसीक्यूज में आ जाता है कि डिडक्टिव रीजनिंग क्या है। इसमें आपने वर्ड याद रखने हैं जनरल टू स्पेसिफिक, यानी हम आम से हम किसी भी ख़ास बात की तरफ जो है वो जाएंगे। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है कि डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर हमेशा हम लोग इफ़ और देन के जो है वो वर्ड इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है इफ़ ऑल द बर्ड्स हैव विंग्स, अगर हमारे पास तमाम परिंदे पर रखते हैं। अब मैंने पहली स्टेटमेंट बोला कि तमाम परिंदे अगर पर रखते हैं, इसका मतलब ये है कि मैंने सबसे पहले आम की बात की, और फिर मैं चला आया जी स्पैरोज आर बर्ड, चिड़िया भी तो एक परिंदा है, स्पैरोज आर बर्ड, चिड़िया भी तो एक परिंदा है। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, देन स्पैरोज हैव विंग्स, तो चिड़िया के भी क्या होने चाहिए, पर होने चाहिए। देखिए मैंने क्या बोला, मैंने पहले बात की आम की, जनरल बात की कि तमाम परिंदे पर रखते हैं, फिर मैं आ गया स्पेसिफिक पे कि स्पैरो इज़ आल्सो बर्ड, चिड़िया भी तो एक परिंदा है, उसके भी क्या होने चाहिए स्टूडेंट, उसके भी पर होने चाहिए। तो ये हमने बात की डिडक्टिव रीजनिंग की। उसके बाद मैं बात करता हूँ इंडक्टिव रीजनिंग की। इंडक्टिव रीजनिंग स्टूडेंट याद रखिएगा, इट मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, ये हमेशा स्पेसिफिक टू जनरल हम जाते हैं, यानी हम लोग पहले बात करेंगे ख़ास चीज़ की और फिर हम लोग बात करेंगे आम चीज़ की। तो ख़ास से आम ये जो वर्डिंग है ये हमारे पास किस में आती है, इंडक्टिव रीजनिंग में। डिडक्टिव में जनरल टू स्पेसिफिक, और इंडक्टिव में हमने कैसे मूव करना है, स्पेसिफिक टू जनरल। अब उसी एग्जांपल को हम लोग दोबारा रिवर्स कर लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ द स्पैरो हैव अ विंग आर बर्ड, चिड़िया अगर एक परिंदा है तो उसके क्या हैं, पर हैं। इसी तरह ईगल है हमारे पास, हॉक्स हैं हमारे पास, पैरट्स हैं हमारे पास, क्राउज हैं हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास क्या हैं, ये सारे के सारे को पिजन लगा लें, ये दीज आर ऑल द बर्ड्स, तो ये भी तो परिंदे हैं, तो इनके पास क्या होने चाहिए, ऑल द बर्ड्स शुड हैव द विंग्स, इनके बारे में क्या होने चाहिए, पर होने चाहिए। तो स्टूडेंट ये एक बड़ा डिफरेंस है डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग का। बाज़ दफ़ा ये बतौर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि राइट अ नोट ऑन द डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। बिल्कुल सिंपल है डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग में कैसे हमने फ़र्क करना है, तो यहाँ तक आज आप लोग कर लें। डिडक्टिव रीजनिंग हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक जा रहा है, इंडक्टिव रीजनिंग हमेशा स्पेसिफिक टू जनरल जाता है। एग्जांपल मैंने बता दी कि इसमें आपने पहले आम की बात करनी है, फिर अपना खास बर्ड रख लेना है, फिर कहना है कि इसके भी क्या होने चाहिए, पर। फिर यहाँ पे पहले आपने खास परिंदे की बात करनी है, फिर बाकी परिंदों की बात करनी है, और एट देन आपने क्या करना है कि इन सब के भी क्या होते हैं, पर होते हैं। तो यहाँ तक स्टूडेंट आप अपना ये टॉपिक आज का कवर करें। इंशाल्लाह कल हम लोग नए हाइपोथेसिस बनाने के जितने भी तरीके हैं उनको देखेंगे, थ्योरी को देखेंगे, साथ हम लोग लॉ को देखेंगे। तो यहाँ तक आज के लिए काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।